हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। तो अभी तक आपने क्लास 6, 7 और 8 में जो पढ़ा हिस्ट्री के अंदर वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट था। क्लास 9th में आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और ये है पहला चैप्टर जिसके अंदर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। दिस इज पार्ट 1 क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, चैप्टर 1, क्लास 9 हिस्ट्री। बात है कब की बेटा? तो ये बात है 14 जुलाई 1789 की। इस टाइम पर जो पेरिस है, फ्रांस की कैपिटल है, इस टाइम पे काफ़ी खूबसूरत सिटी है। उस टाइम पे पेरिस के अंदर अलार्म की स्टेट थी। कंडीशन कैसी थी? अलार्मिंग। और ऐसा लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि जो राजा है उसने अपने ट्रूप्स को ये आदेश दिया है कि तुम सिटी की तरफ जाओ। और ऐसा भी र्यूमर्स फैल चुके थे कि राजा ने ये ऑर्डर दिया है अपनी आर्मी को कि आप फायर कर देना सिटीजन्स के ऊपर। ये सारी बातें सुनने के बाद तो करीबन 7,000 आदमी और औरत टाउन हॉल में इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे। आगे मैं आपको मिलिशिया का भी बारे में बताऊंगी, मतलब लोगों की अपनी एक आर्मी बना लेंगे, मिलिट्री बना लेंगे। एंड दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो इन्होंने क्या किया? इकट्ठे हो गए 7,000 लोग, आम आदमी औरत कम नहीं होते। इकट्ठा होके इन्होंने सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। क्या सर्च कर रहे थे ये? अब ये अपनी मिलिट्री बना रहे हैं तो इनको लड़ाई करने के लिए वेपन्स चाहिए होंगे, तो वो आर्म्स ढूंढने के चक्कर में इनने सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने क्या डिसाइड करा कि वो लोग ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे सिटी के, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट सिटी के वहां पर एक जेल थी, ठीक है, किले के अंदर एक जेल बनी थी द बेस्टिले नाम की। एंड लोगों ने सोचा कि जेल है तो यहाँ पर बहुत सारा हमें हथियार वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टिले वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। अब जब ये लोग बेस्टिले जेल में जा रहे थे आर्म्स एंड वेपन्स खोजने के लिए, तो वहां पर जो कमांडर था बेस्टिले प्रिंस का वो मारा गया, ठीक है। और जो कैदी वहां पर कैद थे, ज्यादा नहीं थे, 7 ही थे, वो रिलीज कर दिए गए, छोड़ दिए गए। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. ये जो बेस्टिले था ना, ये जो बिल्डिंग थी, ये सब लोग इससे नफरत करते थे क्योंकि ये एक तरह का बेटा साइन था कि हमारा जो किंग है काफी डेस्पोटिक है, मतलब उसी की बस चलती है, ठीक, डिक्टेटर की तरह वो काम करता है, किसी और की सुनता नहीं है, तो लोग नफरत करते थे। तो जब वो लोग आर्म्स ढूंढने गए तो उन्होंने क्या किया कि किले को भी तहस नहस कर दिया और जो ईंट पत्थर किले के थे वो मार्केट में बेचने लग गए। और कुछ लोगों ने तो उनको फ्रेम करवा के एक तरीके से अपने घर में सजा के रख दिया, एक याद के तौर पे कि जिस चीज से हम नफरत करते थे उसको हम ही ने तोड़ के बर्बाद कर दिया, मतलब एक निशानी के तौर पे अपने घर भी ले आए। के बाद जो दिन गुजरते रहे वो बहुत अच्छे नहीं थे, शांति बिल्कुल नहीं थी पेरिस में। लोग क्या कर रहे थे? दंगे वगैरह कर रहे थे, पेरिस के अंदर भी और पेरिस के बाहर भी, है ना। लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन वगैरह क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां पर जैसे हम लोग रोटी खाते हैं वहां के लोग ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड के जो प्राइस थे काफी ज्यादा हाई हो गए थे। मतलब हम कोई हाई फाई चीज भी नहीं खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं सिंपल सी, उसके साथ दाल भी नहीं, सब्जी नहीं, सिर्फ एक रोटी की बात हो रही है। अगर रोटी ही इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर लोग कैसे जिएंगे? तो लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबको अगर सोचते हैं तो जो आज के हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो बस शुरुआत थी और इस सब के बाद एक ऐसे इवेंट्स होने वाले थे जिसकी वजह से जो किंग था, राजा था, डेस्पोटिक किंग था फ्रांस का, उसका क्या होने वाला था? एग्जीक्यूशन होने वाला था, मतलब उसको मृत्यु दंड मिलने वाला था, फांसी मिलने वाली थी, मतलब उसका एक तरीके से मर्डर होने वाला था। जो राजा था, जो अत्याचार कर रहा था, एक तरीके से लोग खुश नहीं थे उससे।
दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। लेकिन जिस टाइम पे लोग मतलब रोटी के लिए मतलब ब्रेड के लिए, वहां पर ब्रेड खाया जाता है, तो जिस टाइम पे लोग ब्रेड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि राजा का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों ने पहले से नहीं एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। तो कैसे और क्यों ये सब हुआ इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फिगर 1 में स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिले दिखाया गया है। सून आफ्टर डेमोलिशन ऑफ द बेस्टिले आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कमेमोरेटिंग द इवेंट। देख रहे हो ये बिल्डिंग है और किस प्रकार से लोग हैं, यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तहस नहस कर दिया बिल्डिंग को। देखो तो अब हम ये देखने वाले हैं कि असल में क्या समस्या थी जिनकी वजह से इतना लोगों के अंदर आक्रोश था, प्राइसेस इतने हाई हो गए थे ब्रेड के। ये सारी समस्या अब हम देखने वाले हैं पहले पार्ट के अंदर, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी का जो आखिरी हिस्सा था उसमें फ्रेंच की सोसाइटी में क्या हो रहा था देखते हैं। तो 1774 में एक किंग थे लुइस 16 जिनका नाम है। ये किस फैमिली के थे? तो बॉर्बन फैमिली के थे। ये आ गए गद्दी पे फ्रांस की। अब ये 20 साल के थे और इनकी शादी हो गई एक दूसरे देश ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से। ठीक है, अब जब ये गद्दी पे बैठे तो इन्होंने देखा कि मेरा जो खजाना है वो बिल्कुल खाली है। अब खाली क्यों था इनका खजाना? क्योंकि इतने टाइम से फ्रांस लड़ाई लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा था। अब युद्ध में तो भाई खर्चा होता है, आर्मी के लोगों को खिलाना पड़ता है, हथियार खरीदने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से जो इनका ट्रेजरी था वो क्या था? खाली था। इसके अलावा भाई राजा लोगों के जो शौक होते हैं बड़े हाई फाई होते हैं, ओवर ही खर्चा करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट में जो खर्चा करते हैं, गाने वालों को, नाचने वालों को, महंगे महंगे परफ्यूम, महंगे महंगे कपड़े, सोने के बर्तनों में खाना, जैसे जो इनकी आदतें होती हैं, तो इनके पैलेस ऑफ वर्सले में देखी जाती थी। तो ये भी एक रीजन था कि इनका जो खजाना था वो खाली हो रहा था। ये क्या हो रहा था कि लुइस 16 के अंदर फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को भी हेल्प किया था ताकि वो ब्रिटेन, जो सबका कॉमन एनिमी था, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन ने हम पे भी क्या किया था, हमें भी अपनी कॉलोनी बना लिया था। वैसे ही अमेरिका की भी 13 कॉलोनी बना ली थी ब्रिटेन ने, कब्जा करके रखा था। तो फ्रांस हेल्प कर रहा था अमेरिका की। अब वो उसमें बहुत सारी लड़ाई होंगी, लड़ाई में पैसा खर्च होगा, तो वार एडेड मोर देन $1 billion livres to debt that had already risen to more than $2 billion livres। ये livres क्या होता है? तो ये फ्रांस की बेटा करेंसी है, पैसे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इनमें बहुत ज्यादा कर्जा होता जाएगा क्योंकि वार में बहुत पैसा खर्च होता है। आगे देखो, फ्रांस ने कहीं से तो ये पैसा उधार भी लिया होगा, तो जिनसे पैसा उधार लिया है वो 10% का इंटरेस्ट लगाने लग गए इस लोन पर पैसे के। तो फ्रांस गवर्नमेंट अब अपने जो बजट है इसमें से ज्यादातर क्या कर रही है, इंटरेस्ट की ही पेमेंट दे पा रही है। की वजह से जो बाकी के खर्चे हैं, जैसे कि सरकार चलाना, दरबार चलाना, अपनी आर्मी मेंटेन करके रखना, अपने जो एम्प्लॉयज ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज बन के रखी हैं, इनको चलाना है। तो अब इसके लिए फ्रांस क्या कर रहा है, फिर फोर्स कर रहा है अपने लोगों को कि वो टैक्स बढ़ा दे, मतलब ज्यादा टैक्स दे। लेकिन टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी जो ये मेजर्स लिए जा रहे थे ये पर्याप्त नहीं थे, सफिशिएंट नहीं थे। ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे सफिस्ट, इसका मतलब है पर्याप्त। मतलब इन टैक्सेस को बढ़ाने से भी चीजें नहीं सही हो पा रही थी। फ्रेंच सोसाइटी जो थी, फ्रेंच का जो समाज था, वो 18th सेंचुरी में कुछ 3 प्रकार के एस्टेट में डिवाइड था। ठीक है, द ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। और इन 3 एस्टेट में भी जो तीसरे नंबर के एस्टेट के लोग होते थे बस वही टैक्स देते थे। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पर फिगर 2 में देखो, सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। पहले एस्टेट में क्लर्जी लोग आते थे, ठीक है, और सेकंड में कौन है, नोबिलिटी। इन सबको एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड एस्टेट के अंदर जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो कौन कौन है, बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, कोर्ट के जो दूसरे लोग होते हैं, लॉयर्स हो गए, है ना,
किसान हो गए, कारीगर हो गए, छोटे किसान हो गए, या फिर मजदूर हो गए, नौकर हो गए, मतलब कुल मिला के देखो जिन लोगों पे नहीं है उन्हीं को देना पड़ रहा है टैक्स। नोबिलिटी एंड क्लर्जी, ये क्या होता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिगर 2 में आपने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांट रखा है, जिसमें से ऊपर के जो 2 हिस्से हैं क्लर्जी और नोबिलिटी वो टैक्स नहीं देते हैं, और पीजेंट्स जो हैं पूरी पॉपुलेशन का 90% बनाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जो स्मॉल नंबर है, जो स्मॉल नंबर लोग के हैं किसानों के, उन्हीं के पास बस जमीन है, बाकी सारे किसानों के पास तो जमीन है भी नहीं, और उसमें से भी जो 60% जमीन है वो नोबल्स के पास है या चर्च के पास है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अमीर लोगों के पास है। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट, जो कि पहले 2 स्टेट के जो मेंबर है वो कौन है बेटा, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको बहुत सारी रियायत दी जाती है, छूट दी जाती है, प्रिविलेज मिलते हैं इनको अपने जन्म के साथ ही। सबसे अच्छा प्रिविलेज तो ये है कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता। अब फर्दर जो नोबल्स लोग हैं इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी देखने को मिलते हैं। फ्यूडल प्रिविलेज आपको तब समझ में आएंगे जब आपको फ्यूडल सिस्टम पता होगा। फ्यूडल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक जमींदार होता है, ठीक। अब वो जमींदार क्या करता है, अपनी जमीन को दे देता है किसी किराएदार को, टेनेंट को काम करने के लिए, और उसके बदले में, अपनी जमीन के बदले में जो टेनेंट है ना वो अपनी लॉयल्टी और सर्विस प्रोवाइड करेगा। किसको करेगा, जिसने जमीन दी है, यानी जमींदार को। तो अब नोबल्स को फ्यूडल ड्यूज भी मिलती थी, पैसा मिलता था, किससे, किसानों से, क्योंकि किसान ही करते हैं जमीन पे काम। और तो और अगर कुछ सर्विस भी मांगता है जमींदार तो वो भी किसानों को देनी होती थी। अब चर्च क्या कर रहा है, जो चर्च है वो भी कुछ टैक्सेस लेता था पीजेंट से, तिथे जिसे हम कहते हैं। न्यू वर्ड्स के अंदर देखिए ये लिखा है, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब जितना भी एग्रीकल्चर में उपज होगी उसका 1/10 हिस्सा चर्च को देना होगा। ये है अपना तिथे। अब इसके बाद क्या होता है, दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco। तो एक और टैक्स आ गया, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। अब एक है टेल, ये भी एक प्रकार का टैक्स है बेटा। इस टैक्स को डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता है। अब आप बोलोगे डायरेक्ट देना, इनडायरेक्ट देने का क्या मतलब है, क्योंकि जो तिथे है आप स्टेट को नहीं दे रहे हो, ये आप चर्च लगा रही है आप, है ना, तो ये चर्च लगा रही है। और जो टेल टैक्स है ये स्टेट को डायरेक्ट देते हो, हर छोटी छोटी चीजों पे टैक्स लगा, तो नमक पे तक टैक्स लगा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये सब टैक्स दे कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट ही दे रही है अकेली, पहली और दूसरी से तो टैक्स लिया ही नहीं जा रहा, इसलिए और भी ज्यादा इन लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा है। इस पेंटिंग के थ्रू क्या बताया जा रहा है कि ये कौन है, ये एक नोबल मैन है जिसको टैक्स नहीं देना पड़ता। ये एक मकड़ी की तरह है, और मकड़ी का जाला होता है, देखो ये बना है जाला, और ये जो आदमी है गरीब किसान, ये एक मक्खी की तरह है। मक्खी आके किस में फंस जाती है, जाले में, और फिर ये मकड़ी उस मक्खी को खा जाती है। उसी प्रकार से पीजेंट्स बेचारे किसके जाल में फंसते रहते हैं, नोबल्स के, और पिसते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है, ये एक गरीब आदमी है जो क्या क्या लेके आया, अनाज, फल, फ्रूट, सलाद, सब चीजें लेके आ रहा है। और ये जो बैठा है फैट लॉर्ड, बेकार जो ये आदमी बैठा है, ये हर चीज ये जो लेके आया है सब सामान लेने के लिए तो तैयार है। देखो टोकरी भी है, अनाज है, सब कुछ है, सारा सामान लेने को तो तैयार है। बट इतनी भी इसमें शर्म नहीं है इसकी आंखों में कि डायरेक्ट कांटेक्ट करे आई से, ये सही से उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, ठीक है। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक। दिख रहा है ना कितना एटीट्यूड में ये बैठा हुआ है। नीचे देखो क्या लिखा है, द मोर डेविल द मोर ही वॉन्ट्स, जितना ज्यादा ये डेविल होगा, राक्षस, खड़ूस इंसान, उतना ज्यादा ये मांगता है ना, क्योंकि इनको तो जितना दे दो लालची आदमियों को उतना ही कम है। तो ऐसा इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और जो ये नोबल मैन है उसको एक स्पाइडर की तरह दिखाया जा रहा है, इस वाली बात को याद रखना, और एक पीजेंट को फ्लाई की तरह दिखाया जा रहा है। The population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789। अब जनसंख्या भी लोगों की
बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों का जो खाने के लिए डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी, फूड ग्रेन्स को लेके, ठीक है, अनाज की खपत ज्यादा होगी। एंड अब जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की भूख बढ़ रही है, तो उस हिसाब से लेकिन जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो तो नहीं बढ़ सकता, प्रोडक्शन तो अपने हिसाब से ही बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो प्राइस हो जाएंगे ब्रेड के वो महंगे हो जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, अब मान लो 100 लोग हैं और 100 ब्रेड है तो चल जाएगा, लेकिन अगर 100 लोग हैं और ब्रेड है 50, ठीक है, 100 कौन है, P से पॉपुलेशन और B फॉर ब्रेड कम है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, रेट हाई हो जाएगा। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही खरीद पाएगा, गरीब आदमी ऐसे में भूखा मरता है। सो ये सारी समस्या हो रही थी। बहुत सारे लोग दूसरों के यहाँ एज अ लेबर काम करते थे, ठीक है, तो उनके जो मालिक थे उन्होंने क्या किया था, सैलरी या वेज कह लो वो फिक्स कर रखी थी। अब मान लो उनको महीने का 10 रुपया मिल रहा है, लेकिन अब ब्रेड कितने का हो गया, ब्रेड हो गया महंगा, 10 रुपए के अंदर तो ब्रेड खरीद नहीं पा रहे हैं वो अपने घर के लिए, और जो उनका मालिक है वो भी उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा। तो इस सब की वजह से भी जो गैप था पुअर और रिच के बीच का वो बढ़ता जा रहा था। जो प्रॉब्लम्स है लोगों की वो बुरी होती जा रही थी, जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी, और इसी की वजह से एक सबसिस्टेंस क्राइसिस भी आ जाती है, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। तो अब हम एक बार यहाँ मैं आपको बता भी देती हूँ सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। मतलब आप समझ रहे हैं, जो जीने के लिए एकदम बेसिक नेसेसिटी होती है रोटी, अब रोटी से भी बेसिक कुछ नहीं हो सकता, रोटी नॉर्मल, ना घी है ना कुछ, ओनली रोटी। और फ्रांस की क्या थी बेसिक स्टेपल डाइट थी, ब्रेड, ठीक, अब वो भी नहीं मिल रहा है तो वहां पर सोचिए कितना भयंकर क्राइसिस आ गया होगा। तो इसी टाइप के क्राइसिस को जहाँ बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती हैं लोगों की, उसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं हम। और एनोनिमस उसको कहते हैं जिसका नाम नहीं पता हो, ठीक है, बेनाम। तो यहाँ पर दिया गया है एक फ्लो चार्ट और इसमें बोला गया है कि हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। तो इस तरह की क्राइसिस कैसे होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई, यानी कि बेड हार्वेस्ट रहेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, फिर हमें देखने को मिल रहा है द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। उसके बाद दो यहाँ पर क्या चीजें आएंगी जिनका कनेक्शन फर्दर इधर से होगा, और इधर भी जाएंगे तो भी डिसीज और हमें मतलब बीमारियां और एपिडेमिक्स ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसका आंसर ये रहेगा। तो देखो बेटा दरअसल होगा क्या, सबसे पहले क्या था, फसल हमारी बेकार हुई है, काफी खराब हमारी फसल रही, फसल खराब रही तो यानी अनाज की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो गई तो फूड के जो प्राइसेस थे वो बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। अब रेट बढ़ जाएगा तो जो गरीब व्यक्ति है वो रोटी या फिर ब्रेड बोल लो, वहां के लोग ब्रेड खाते थे तो ब्रेड नहीं खरीद पाएगा। अब ब्रेड नहीं खरीद पाएगा तो इसके लिए जो दंगे होने लग जाएंगे खाने के लिए। एक लोग बाग असल में जो चोर बन रहे हैं ना, जो छोटे मोटे चोर होते हैं वो इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना भी खाना नहीं है कि वो रोटी खा सकें। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बच्चे खाने चुरा रहे हैं, वो करें क्या, उनके पास खाना नहीं है। तो फूड को लेके दंगे हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात खाना नहीं मिल रहा तो उनका शरीर भी कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब इस सब से क्या होगा, बीमारियां फैल सकती हैं, एपिडेमिक्स आ सकते हैं, और अल्टीमेटली इस सब की वजह से इंक्रीज हो जाएगा, लोगों के मरने की जो संख्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर लोगों को ब्रेड नहीं मिलेगी तो क्या होगा, दंगे होंगे, और आपको पता है दंगे में बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है, या तो ये लोग बिना खाए कमजोर हो जाएंगे, बीमारी लग जाएगी और फिर मर जाएंगे, या फिर दंगों में लड़ते लड़ते मर जाएंगे, अल्टीमेटली मरेंगे। तो ये इसका आंसर रहेगा। अब लोगों के बीच का ये जो गुस्सा है और मिडिल क्लास में जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब ये क्या चाहेगी, ये एक तरह से कल्पना कर रही है कि अब जो प्रिविलेजेस हैं हम इनका एंड कर देंगे। सही बात है,
कुछ को अलग आप देख रहे हो, कुछ को टैक्स देना पड़ रहा है, कुछ को नहीं देखना पड़ रहा। कोई तो मकड़ी की तरह जाल बिछा रहा है और कोई मक्खी की तरह उस जाल में फंसता जा रहा है। तो इस सारे प्रिविलेजेस को एंड तो करना ही पड़ेगा। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेज एन एंड टू प्रिविलेजेस। पास्ट में ऐसा नहीं था कि पहले लोगों ने रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया। पास्ट में भी जो किसान थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने जो टैक्स था या फूड खाने की कमी थी उसको लेके काफ़ी सारे रिवॉल्ट्स लड़े थे, लेकिन उनके पास ना सही तरह के प्रोग्राम नहीं थे, फुल स्केल के मेजर्स नहीं थे, इसलिए पूरी तरीके से सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में वो चेंज नहीं लेके आए। हाँ, लेकिन कुछ चेंज ऐसा आया था कि थर्ड स्टेट के अंदर ही हमने कुछ लोगों को देखा जो थोड़े प्रॉस्पेरस हैं और उनको एजुकेशन मिल गई है, जिनके पास कुछ नए आइडियाज है। 13th सेंचुरी के अंदर हम ऐसे ही इमरजेंस देखेंगे नए सोशल ग्रुप्स का, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। और आज के टाइम पे तो मिडिल क्लास शब्द आपने बहुत सुन रखा होगा। ये मिडिल क्लास वो लोग हैं जिन्होंने ओवरसीज ट्रेड करके, मतलब दूर दूर देशों में जाके व्यापार करके गुड्स को बना के वुलन और सिल्क टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करके थोड़ा सा अपना जो स्टेटस है वो ठीक किया है और एक रिच मेंबर बन के उभरे हैं सोसाइटी के। मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा थर्ड स्टेट के अंदर कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी आते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, है ना, लॉयर्स। ये क्या मानते थे कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको जन्म के आधार पे ही आप प्रिविलेजेस देने लग जाओ। क्या मानना था कि सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वल लॉज, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके पास होनी चाहिए। इनका जो आइडिया था ये किस फिलोसफर से लिया था इन्होंने, तो उनका नाम है जॉन लॉक एंड जीन जैकोस रोसियो। तो इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर लॉक ने बोला है क्या पता है, डॉक्ट्राइन दी है, सिद्धांत दिया है किसका, डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट का। तो रोसियो ने एक आइडिया फॉरवर्ड किया और इस आइडिया में उन्होंने बोला कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो लोगों के बीच में, पीपल के बीच में, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके बीच में। अब अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो मॉन्टेस्क्यू हैं उन्होंने भी प्रपोज किया है कि डिवीजन होना चाहिए, मतलब सरकार के अंदर सभी को पावर्स होनी चाहिए और अलग अलग लोगों को पावर होनी चाहिए अलग अलग काम की। जैसे लेजिस्लेचर की पावर लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूशन की पावर एग्जीक्यूटिव को, और जुडिशरी की पावर। ठीक है, तो आज के टाइम पे भी आप देखते होंगे इंडिया में भी ये तीन तरह से काम किया जाता है। लेजिस्लेटिव अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट अपना अलग काम करती है। तो इस मॉडल को किसने लागू किया था, यूएसए ने लागू किया था। कब, जब ब्रिटेन ने यूएसए की 13 कॉलोनी को इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दे दी थी, उसके बाद इस तरह के मॉडल को यूएसए में लागू किया गया था। अमेरिका के संविधान के अनुसार उन्होंने अपने नागरिकों को क्या दिया है, गारंटी दी है कि उनके सबके अधिकारों को हम सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल बना फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए कि यार उनको अधिकार मिल रहे हैं, उनके आम जनता को अधिकार मिल रहे हैं अगर अमेरिका में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। अब जब ये सारी बातें पॉलिटिकल थिंकर्स के दिमाग में आई फ्रांस के, तो अब धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी। लोग सैलून में या चाय कॉफी जहां भी पीते थे इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते थे, और भी ज़्यादा ये चीज़ें फैलने लगी बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम। अब जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे उनके लिए न्यूज़पेपर और किताबों से ये सारी बातें चिल्ला के या तेज आवाज़ में बोल के पढ़ी जाती थी, ताकि उनको भी पता पड़े, सबको पता पड़े। अब जब ये न्यूज़ मार्केट में आई कि लुई 16 प्लान कर रहे हैं कि फर्दर और टैक्सेस लागू कर दें लोगों के ऊपर, तो लोग क्या थे, पहले से ही गुस्से में थे, परेशान थे, क्योंकि उनको ब्रेड नहीं मिल पा रहा था खाने के लिए, भूखे मर रहे थे, भूखमरी से लोग मरते जा रहे थे। अब लुई 16 और प्लान कर रहा है टैक्स बढ़ाने की, नए नए टैक्स के तरीके देख रहा है, तो लोगों में आ गया गुस्सा और उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया अगेंस्ट द सिस्टम। टैक्स बढ़ाने की वजह से जो लोगों के अंदर आक्रोश था, उससे क्या आउटब्रेक आया, कैसे रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा,
है ना। तो ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में देखेंगे। कैसा लगा आपको क्लास 9 हिस्ट्री, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।